इस बातचीत से जो असली बात सामने आई वो ये थी कि उसने उससे बात करना क्यों शुरू किया। वही कारण जो मुझे पहले से शक था, अटेंशन। उसने स्वीकार किया कि वो उसे जब चाहे तब ध्यान देती थी। सब कुछ उसके बारे में होता था। बेशक ऐसा करना आसान है जब रिश्ता सिर्फ टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल्स तक सीमित हो, लेकिन जब ये रिश्ता रोजमर्रा की असली जिंदगी बन जाएगा तब क्या होगा। मैंने उससे पूछा कि जब वो वहां जाकर रहेगा और वो अपने बच्चों को पहले रखेगी तब क्या होगा, या उसका काम प्राथमिकता बन जाएगा तब क्या होगा, या वे बिलों से जूझेंगे तब क्या होगा, मतलब असली जिंदगी में क्या होगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा जब ये लंबी दूरी का रोमांटिक सपना एक कठिन रोजमर्रा की हकीकत बन जाएगा तब क्या होगा। फिर से उसने शायद इतना आगे सोचा ही नहीं था। क्या वो हमेशा एक आदर्श बॉयफ्रेंड की तरह व्यवहार कर पाएगा? क्या सब कुछ जादुई रह पाएगा जब दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमना बंद कर देगी? लगता है वो जल्द ही इसका जवाब जान जाएगा। मुझे पता है कि इस पोस्ट के लिए मुझे आलोचना मिलेगी। लोग कहेंगे कि मैंने उसे नजरअंदाज किया इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यह मत भूलिए कि उसने हमारी जिंदगी की हर चीज को नजरअंदाज किया था और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी। ये कहानी नई नहीं है। कई साथी वर्षों से ऐसा करते आए हैं और उनका इनाम क्या होता है? जिस साथी को वे बेहतर जीवन देने की कोशिश करते हैं वही उन्हें छोड़ देता है या धोखा देता है। क्या ये चालाकी है? क्या मैं सबके लिए चीजें आसान बनाने की कोशिश करते करते खुद को नुकसान पहुंचा देती हूँ? मैं सिर्फ एक बराबर का साथी चाहती थी, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। मीडिएशन मेलडाउन कई हफ्तों के बाद, नहीं सुधार करूं, कई महीनों के बाद हमारी मीडिएशन की कागजी प्रक्रिया पूरी हुई। क्या राहत थी, या कम से कम मुझे ऐसा लगा था। हालांकि हमने पहले बात करके हर चीज पर सहमति बना ली थी, लेकिन एक सेक्शन ऐसा था जिसका हमने कभी जिक्र नहीं किया था, जिसे हमारे मीडिएटर ने जोड़ दिया। उसमें ये लिखा था, नए पार्टनर। प्रत्येक पक्ष सहमत है कि वे बच्चों को किसी नए पार्टनर से तभी मिलवाएंगे जब वो कम से कम _ महीनों से एक कमिटेड रिश्ते में हो। प्रत्येक माता पिता बच्चों को नए पार्टनर से मिलवाने से पहले दूसरे पक्ष को सूचित करेगा। हालांकि यह वो चीज नहीं थी जिसके बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे STBX को नहीं लगता कि यह बयान हमारे कानूनी समझौते में शामिल होना चाहिए। उसका कहना था, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बातचीत है, इसमें अदालत या जज का कोई काम नहीं है। हालांकि मैं उसकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरा तर्क ये था, हम तलाक ले रहे हैं। अब चीजों को सिर्फ हाथ मिलाकर किए गए वादे पर नहीं छोड़ा जा सकता। हम मौखिक रूप से किसी बात पर सहमत हो सकते हैं और क्योंकि हम दोनों के पास कानूनी कस्टडी है, हम बाद में उस समझौते से पीछे हट सकते हैं और नए पार्टनर को मिलने से मना कर सकते हैं। इसे लिखित रूप में रखने से हम दोनों की सुरक्षा होती है। उसने कसम खाई कि जब तक वो हिस्सा हटाया नहीं जाता तब तक वो इस पर साइन नहीं करेगा। लेकिन अगर मीडिएटर ने इसे शामिल किया है तो इसका मतलब ये तलाक में एक सामान्य प्रथा होगी। तो इसने मुझे ये पूछने के लिए प्रेरित किया, वो यहाँ मिलने आने की योजना कब बना रही है? यही वजह होनी चाहिए, है ना? वो जल्द ही यहाँ आने की योजना बना रही होगी और उसने बच्चों से मिलवाने की योजना बनाई होगी। उसका कहना था कि उसके यहाँ आने की कोई योजना नहीं है। अगर ऐसा है तो 3 महीने इंतजार करने में क्या नुकसान है? लेकिन मैं सबको ये साफ करना चाहती हूँ जो ये पढ़ रहे हैं। इसमें मेरी प्रेरणा मेरे बच्चों की भलाई है। उनके पिता अभी अभी उन्हें छोड़कर गए हैं। उन्हें इस नई जिंदगी की आदत डालनी होगी जिसमें 2 घर होंगे और मिलने का शेड्यूल होगा। इससे पहले कि हम इसमें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसी और जटिलताएं जोड़ें, मैंने अगले महीने उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक के साथ अपॉइंटमेंट भी लिया है। वो सबसे जल्दी मिलने वाला समय था ताकि उन्हें इस तलाक को समझने और प्रोसेस करने में मदद मिल सके। अभी चीजों को और जटिल बनाने का समय नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कराना चाहता है। उसकी AP ने उसे अपने बच्चों से मिलवाने के लिए 5 महीने इंतजार किया था। तो हमारे लिए भी इंतजार करना गलत क्यों है? चेंजेस मुझे इस पिछले हफ्ते बैठकर सच में सोचना पड़ा। मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मेरी प्राइड या आगे बढ़ना? मैंने शुरुआत से ही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि वो एक पिता बने, बच्चों की जिंदगी में शामिल और सक्रिय रहे। तो हमने कल रात कुछ बदलाव किए। एक बातचीत के बाद फिर एक बहस और बातचीत के बाद हमने कस्टडी एग्रीमेंट में बदलाव किया ताकि उसे बच्चों के साथ ज्यादा समय मिल सके। मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ कि वो कभी सक्रिय पिता नहीं रहा है। शायद अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे होना चाहिए। किसी भी तरह मुझे उम्मीद है कि यह फैसला लड़कों के लिए अच्छा होगा। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग कहेंगे कि वो इसका हकदार नहीं है, लेकिन मैं यह फैसला लेकर पछता नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह अस्थायी है। वो लगभग 1 साल में कहीं और चला जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।
जब वो अपना सामान पैक करेगा और देश के पार ड्राइव करेगा तब हमारा यह इंतजाम बदल जाएगा। मुझे थोड़ा दुख है कि बच्चे उसे अपने आसपास होने की आदत डाल लेंगे और फिर 1 साल में वो चला जाएगा। यही एक बड़ा कारण था कि मैं इस कस्टडी बदलाव के लिए सहमत होने में हिचक रही थी। मैंने अपने लड़कों के लिए सबसे अच्छे फैसले लेने की कोशिश की है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा STBX सिर्फ जीतने की चिंता करता है। मैंने उसे ये भी मानने के लिए राजी कर लिया कि हमारे नए नियम और जब वो जाएगा तब के नियम, जिसमें बदले हुए चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट भी शामिल हैं, मीडिएशन के कागजों में लिखे जाएं। मुझे लगता है कि हमारे मीडिएटर द्वारा कागज देने में हुई देरी ने उसे ज्यादा सोचने का मौका दे दिया और अब वो समझौता बदलना चाहता है। उसने जनवरी में इस पर सहमति दी थी, लेकिन अब कहता है कि उसने कभी सहमति दी ही नहीं। तो क्या हमारा मीडिएटर बस हवा में से ये सब शर्तें बना लाया? ठीक है दोस्त। मुझे ये भी लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके कान में थोड़ा बहुत कहा होगा कि उसे क्या करना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि उसने उसे बताया होगा कि वो पिछले कई सालों से कितना शानदार और शामिल रहने वाला पिता रहा है और शायद इसी वजह से उसने उसे ज्यादा कस्टडी लेने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। उसे यह नहीं पता कि मेरे STBX की कार में बच्चों के कार सीट तक नहीं है, क्योंकि वो उन्हें कभी कहीं ले ही नहीं जाता। उसे उनके डॉक्टरों के नाम तक नहीं पता, उसे उनकी आदतों के बारे में भी नहीं पता और उसमें उनके लिए बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि उसने खुद को फादर ऑफ द ईयर बताया होगा। शायद कस्टडी बढ़ने से वो जल्दी ही यहाँ से चला जाए। पिछले हफ्ते वो लड़कों को एक रात के लिए अपने साथ ले गया था। जब उसने उन्हें वापस छोड़ा तो वो चिड़चिड़ा था। उसने कहा कि उसने पूरा दिन सिर्फ बच्चों की सेवा करते हुए बिताया। उसे खाने का भी समय नहीं मिला और वो मुश्किल से काम कर पाया। ओह, मतलब बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं हर दिन करती हूँ जब से तुम गए हो। वह इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसे बचाने वाली नहीं हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं और अब तुम देख सकते हो कि उनकी देखभाल करने और रोजमर्रा की जिंदगी संतुलित करने में क्या लगता है। शायद अब उसे समझ आएगा कि मेरे पास उसे खुश करने के लिए समय या ऊर्जा क्यों नहीं होती थी। बाउंड्रीज पिछला हफ्ता हमारी आखिरी, सच में आखिरी मीडिएशन मीटिंग थी। मेरा STBX दावा करता है कि जनवरी में जो मीडिएशन हुई थी वो आखिरी नहीं थी। मुझे खुशी हुई कि हमारे मीडिएटर ने मीटिंग में पुष्टि की कि जनवरी की मीटिंग ही आखिरी थी और उसके बदलाव बाद में जोड़े गए हैं। किसी भी तरह अब सब खत्म हो गया, मीडिएशन पूरी हो गई। अब असली तलाक की प्रक्रिया शुरू होती है। मैंने उससे कहा कि मैं इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। उसका जवाब था, मुझे पता है कि तुम इसे जल्दी खत्म करना चाहती हो, लेकिन इसमें समय लगता है और ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता। तो 1 मिनट रुकिए, मुझे सही समझने दीजिए। तुम वही हो जिसने महीनों तक धोखा दिया और जिसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मैं अगर तलाक की प्रक्रिया पूरी करना चाहती हूँ तो मैं ही जल्दी कर रही हूँ। नहीं सर, तुमने इसे खत्म करने की जल्दी की थी। असल में तुमने इसे खत्म कर दिया था। अब हम सिर्फ कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। शादी तो सितंबर में ही खत्म हो गई थी जब तुमने उसे फूल भेजना शुरू किया था, या शायद अक्टूबर में जब तुम महामारी के दौरान उसके राज्य में उड़कर उसके साथ सोने गए थे। तो मुझे माफ करना अगर मैं इसे कानूनी रूप से खत्म करना चाहती हूँ। तुम इसे भावनात्मक रूप से पहले ही खत्म कर चुके हो। भले ही हम कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं हैं, वो बच्चों को हफ्ते में 3-4 रातें अपने पास रख रहा है। सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि वो आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं है। जब मैं उन्हें कहती हूँ कि वे अपने पापा के पास जा रहे हैं तो वे रोते हैं, क्योंकि मेरा एक्स एक अपार्टमेंट में रहता है और मेरे बच्चे हमेशा एक स्वतंत्र घर में पले बढ़े हैं। मेरा बड़ा बेटा उसके अपार्टमेंट को घर नहीं बल्कि होटल कहता है। जब वे वहाँ होते हैं तो मुझे याद करते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। द जिम्नास्ट में हमेशा लचीली रही हूँ, शारीरिक रूप से नहीं, उम्र के साथ उतनी नहीं, लेकिन परिस्थितियों में लचीली होना कभी समस्या नहीं रही। मेरे STBX ने 50/50 कस्टडी एग्रीमेंट के लिए मुझसे लड़ाई की। एक ऐसा समझौता जिसे मैंने आखिरकार मान लिया। हमारा मूल समझौता 65/35 का था, जिसमें उसे हर दूसरा वीकेंड और बीच में कुछ डिनर विजिट मिलते। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी सक्रिय पिता नहीं रहा, ये काफी होना चाहिए था। लेकिन अब उसे लगता है कि वो सुपर डैड है और नेतृत्व करना चाहता है। ये कई साल पहले मददगार होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुछ दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया कि वो इस हफ्ते बच्चों को 2 रातों के लिए ले जाएगा। ध्यान रहे कि शेड्यूल के अनुसार एक हफ्ते में उसके पास 2 दिन और अगले हफ्ते 5 दिन होने चाहिए। मैंने उससे कहा कि वो उन्हें वीकेंड पर भी रख सकता है। तभी उसने कहा कि उसके कई वर्क ट्रिप और एक पर्सनल ट्रिप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आने वाले हैं, इसलिए मुझे विजिट्स में लचीला होना होगा। मुझे लगा था कि अब तुम वही पिता हो जिसे अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय चाहिए।
वही पिता जिसे ज्यादा कस्टडी चाहिए थी, वो आदमी कहाँ चला गया? अप्रैल के महीने में उसने बच्चों को कुल मिलाकर सिर्फ 8 रातों के लिए रखा, कुल मिलाकर। और जब मैं कहती हूँ कि यह 50/50 नहीं है तो मैं बुरी बन जाती हूँ। ट्रांसपेरेंसी, यह पिछला वीकेंड मदर्स डे था। इस साल वो दिन थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी अजीब तरीके से पिछले सालों से ज्यादा अच्छा लगा। मेरा STBX उस शेड्यूल के अनुसार बच्चों को ले रहा है जो मैंने बनाया था, और अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है। उसने अभी तक मुझे कोई चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया है, लेकिन मैं उसे 15 तारीख तक का समय दूंगी, उसके बाद मैं इस बारे में बात उठाऊंगी। वीकेंड पर लड़के उसके साथ थे, लेकिन उसने उन्हें रविवार को वापस छोड़ दिया ताकि मैं उनके साथ दिन बिता सकूं। जब वो यहाँ था तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसने अपनी दादी को फोन किया है। उसकी दादी ही उसका एकमात्र परिवार है, उसके उतने ही बेवफा पिता के अलावा जिससे वो बात करता है। उसने मुझे बताया कि उसने उनसे बात की और उन्हें बताया कि हम अलग हो गए हैं। मैं हैरान रह गई, ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे पता था कि उसे बताना उसके लिए मुश्किल होगा और यह खबर उन्हें झटका दे सकती है। उसने कहा कि वो परेशान हुई और उसने उनकी बातचीत का थोड़ा हिस्सा मेरे साथ साझा किया। उसने कहा कि उसने उन्हें यह नहीं बताया कि हम क्यों अलग हुए, सिर्फ ये बताया कि हम अलग हो गए हैं। हालांकि यह पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन मुझे खुशी हुई कि उसने यह मुश्किल कदम उठाया। कुछ घंटों बाद उसकी माँ ने मुझे फोन किया। हम दोनों का रिश्ता ठीक है, लेकिन मेरा STBX पुराने मुद्दों की वजह से उनसे बात नहीं करता। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ये खबर अपनी माँ से सुनी। वह हैरान थी। तब मुझे पता चला कि यह सब झूठ था। उसने अपनी दादी को कुछ नहीं बताया था। जिस बातचीत के बारे में उसने कहा था वो कभी हुई ही नहीं थी। मैंने उसकी बहन से भी बात की और 13 साल साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि किसी दूसरी लड़की के साथ भाग जाना जो उसे ज्यादा ध्यान दे उसका पुराना तरीका है। उसने बताया कि मुझसे पहले उसने अपनी 4 साल की गर्लफ्रेंड से झूठ बोला था कि वो अपने पिता के साथ समय बिताने जा रहा है, लेकिन असल में वो किसी दूसरी लड़की के साथ वीकेंड पर चला गया था। सच में ये बहुत घटिया बात है। मेरा वकील अगले हफ्ते उसे तलाक के कागज देगा। जब मैंने उसे दूसरी बार बताया कि मैं वकील रख रही हूँ और हम खुद कागज नहीं करेंगे तो वो गुस्सा हो गया। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं कुछ चालाकी करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं सर, आप हम दोनों के लिए काफी चालाकियां कर चुके हैं। जब मैंने उसे याद दिलाया कि मैंने पहले भी यह बात कही थी और मैं वकीलों से कोटेशन ले रही थी, तो उसने कहा कि मैं ट्रांसपेरेंट नहीं रही। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? वो हमेशा खुद को पीड़ित समझेगा, कभी गलत नहीं होगा और हमेशा खुद को सही मानेगा। द ब्रेकडाउन, मेरा STBX इस पिछले शुक्रवार शनिवार बच्चों के साथ था और फिर सोमवार बुधवार भी। आज काम के बाद मैं उन्हें लेने गई और वहीं सब हुआ। वो टूट गया। मेरा STBX रोने लगा। वह पूरी तरह टूट गया। उसने कहा कि पिछले 3 दिनों से हमारे बच्चे सिर्फ घर जाने की बात कर रहे थे। वे रो रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कितनी देर और। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह भी उनका घर है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा। अपने बच्चों द्वारा अस्वीकार किया जाना बहुत कठिन होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो पहले कभी ऐसा पिता नहीं रहा जैसा अब बनने की कोशिश कर रहा है। अब वो उन्हें बाहर ले जाता है, उनके साथ खेलता है, उन्हें पढ़कर सुनाता है, उन्हें नहलाता है। मुझे नहीं लगता कि उसे समझ है कि बच्चों के साथ रिश्ता अचानक बदल नहीं जाता। वो कोशिश कर रहा है और मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन ये बहुत देर से हो रहा है। मैंने हमेशा कोशिश की कि उनका अपने पिता के साथ रिश्ता बना रहे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वे उसे नहीं चाहते। वे अभी 10 साल से छोटे हैं, वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। घर लौटते समय मेरे बड़े बेटे ने पूछा कि क्या उन्हें कभी वापस वहां नहीं जाना पड़ेगा। जब मैंने समझाया कि हम दोनों उनके माता पिता हैं और दोनों उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, दोनों बच्चों ने विरोध किया। मुझे लगता है कि मेरा धोखेबाज पति अब समझ रहा है कि यह बहुत देर से हुआ है। उसे पछतावा है। मुझे नहीं पता कि इस स्थिति को सबके लिए आसान कैसे बनाया जाए, लेकिन सच कहूं तो यह मेरी समस्या नहीं है जिसे मुझे हल करना है। मैंने पहले उसे 35/65 कस्टडी का विकल्प दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वो बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं होगा। मेरा सुझाव इसलिए नहीं था कि मुझे ज्यादा समय चाहिए था, मैं सिर्फ वही चाहती थी जो मुझे लगा कि बच्चे संभाल पाएंगे। लेकिन वो सिर्फ जीतना चाहता था और मुझे 50/50 कस्टडी पर सहमत कराना चाहता था। तो लो, तुम जीत गए। अब ये रहा। कैसा लग रहा है? अगर तुमने बच्चों के बारे में सोचा होता और मुझे हराने के बारे में नहीं, तो शायद सब अलग होता। इस समर सिचुएशन उसके टूटने के बाद मैंने कुछ समय तक उससे संपर्क नहीं किया। मुझे पता था कि उसे शांत होने का समय चाहिए और मुझे डर था कि अगर मैं उससे बात करूंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा या उससे भी बुरा, मुझसे दिल की बात करने लगेगा।
मैं दोनों नहीं चाहती थी। जब आखिरकार मुझे उससे बात करनी पड़ी तो उसने कहा, हमें ये तय करना होगा कि हम इस गर्मी में क्या करने वाले हैं। मैंने पूछा, हम क्या करने वाले हैं? मैं उलझ गई। उसने कहा कि उसके लिए गर्मियों में बच्चों को संभालना असंभव होगा क्योंकि उसे काम करना होगा। उसने कहा कि वो पहले ही मुश्किल से संभल रहा है। पहले ये समस्या कभी नहीं थी क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और गर्मियों में छुट्टी पर रहती हूँ, इसलिए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती थी। मुझे नहीं लगता कि उसने 50/50 कस्टडी मांगते समय गर्मियों के बारे में सोचा था। उसका सुझाव था कि जिन दिनों बच्चे उसके साथ हो उन दिनों उन्हें कैंप में भेज दिया जाए। कैंप मतलब तुम चाहते हो कि बच्चे सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कैंप में रहें जब वे तुम्हारे साथ हो? यह उनके साथ समय बिताना कैसे हुआ? मेरा सुझाव था कि जुलाई और अगस्त में 35/65 का शेड्यूल कर लेते हैं। वो वीकेंड पर बच्चों को रख सकता है और शाम को जब चाहे उनसे मिल सकता है। वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ कस्टडी के बारे में ही होता है। रुको, ये कस्टडी के बारे में नहीं है। तुमने अभी कहा कि तुम उन्हें संभाल नहीं सकते। मैं अपनी पहली असली समर वेकेशन छोड़ने को तैयार हूँ ताकि बच्चों को रख सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। और फिर भी मैं बुरी बन रही हूँ? इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि बच्चों को सोशलाइज करना चाहिए। पिछले 9 सालों में उसे कभी परवाह नहीं थी कि बच्चे सोशलाइज करते हैं या नहीं, लेकिन अब ये बड़ी बात बन गई है। यही वही आदमी है जो बच्चों की बर्थडे पार्टी में 3 घंटे जाने पर आंखें घुमाता था। इसलिए मैंने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मैंने उसे समर कैंप की जानकारी भेजी, साथ में कीमतों की लिस्ट भी। कैंप की कीमत लगभग $250-350 प्रति हफ्ता थी। जो कैंप मुझे मिले वे सिर्फ 5 हफ्तों के लिए थे, जिसका मतलब है कि अगस्त का ज्यादातर समय उसके लिए बिना चाइल्ड केयर के रहेगा। ये कैसे मदद करेगा? ये बच्चों के साथ समय बिताना कैसे हुआ? महामारी के दौरान बच्चों को महंगे कैंप में भेजना सिर्फ इसलिए कि तुम उन्हें रात का खाना खिलाओ, नहलाओ और सुला दो, यह न बच्चों की मदद करता है और न ही तुम्हारे रिश्ते की। मेरे परिवार का समुद्र के पास एक घर है। मैं बच्चों के साथ ज्यादातर गर्मियां वहीं बिताऊंगी। जब हम घर पर होंगे तो हम दोस्तों से मिल सकते हैं और कम से कम हमारे घर में बच्चों के खेलने के लिए आंगन है। बच्चे खुश रहेंगे, परिवार और दोस्तों के साथ मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, वे मेरे साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे बनिस्बत किसी कैंप के। आखिर में मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि उसने अभी तक अप्रैल और मई का चाइल्ड सपोर्ट भी नहीं दिया है। वह मार्च में घर छोड़कर चला गया था। अप्रैल में उसने बच्चों को सिर्फ 8 रातों के लिए रखा जबकि 15 होना चाहिए था, और उसने अप्रैल और मई के लिए मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है। लेकिन वो लगभग $1300 कैंप फीस देने के लिए तैयार है सिर्फ अपनी कस्टडी बनाए रखने के लिए। ये और सबूत है कि उसके फैसले बच्चों के लिए नहीं है। ये सिर्फ मेरे साथ एक प्रतियोगिता है। फिर से कहती हूँ, कोई मुझे समझाए कि इसका क्या मतलब है। मैं अब आधिकारिक रूप से अदालत की प्रणाली में हूँ। मेरे पास केस नंबर भी है और सब कुछ। यह अब आधिकारिक बनने की ओर बढ़ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा होने वाला पूर्व पति, धोखेबाज पति, इतना उत्साहित नहीं लगता। पिछले सप्ताहांत वो उसके राज्य गया और उसके परिवार की शादी में उसके मेहमान के रूप में शामिल हुआ। मुझे खुशी है कि वे एक जोड़े के रूप में ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि अगर वे खुश हैं तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और वो जितना दूर रहेगा उतना बेहतर। जब वो वापस आया तो अब वो तलाक को लेकर उत्साहित था। मुझसे पूछ रहा था कि वकील उसे साइन करने के लिए कागज कब भेजेगा और आगे की समय सीमा क्या होगी। वो अपनी छुट्टी के बाद बहुत खुश था और प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना चाहता था। जिस दिन वो अपने हिस्से के कागज नोटरी कराने वाला था वही दिन था जब मैं उससे बच्चों को लेने जा रही थी। जब मैं वहाँ पहुंची तो वो मुझसे बहुत छोटा सा व्यवहार कर रहा था। मुझे लगा कि वो घबराहट के दौरे के कगार पर है। उसने हमें जल्दी से वहाँ से भेज दिया और बाद में मुझे संदेश भेजकर बताया कि वो वास्तव में घबराहट के दौरे की शुरुआत में था। लेकिन क्यों? उसने बताया कि वो बहुत दबाव में महसूस कर रहा है। बच्चों, काम, घर संभालने और सामाजिक जीवन बनाए रखने के बीच वो थक चुका था। वाह, ये बहुत परिचित लगता है। पिछले 10 वर्षों से यही मेरी कहानी थी। यही कारण था कि मैं उतनी बार डेट नाइट पर नहीं जा पाती थी जितना वो चाहता था। मेरा एक हिस्सा दुखी हुआ क्योंकि मैं जानती हूँ वो एहसास कैसा होता है, लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा उसके संघर्ष करने और यह समझने की कल्पना से खुश था कि यही मेरी जिंदगी थी और यही उसके धोखा देने की वजह बनी। तो मुझे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, वाह, ये तो बहुत बुरा है। मैं इस सप्ताहांत बच्चों को समुद्र तट पर ले जा रही हूँ। सोमवार सुबह मिलते हैं जब तुम उन्हें लेने आओगे। मैंने तय किया कि उसे वही समर्थन दूं जो उसने मुझे 10 सालों तक दिया। अगर किसी को पता है कि इस पोस्ट का शीर्षक किस फिल्म से लिया गया है तो आप जानते होंगे, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहे। डी-डे रविवार को ये होने वाला है।
वो दिन जिसका मैं इंतजार कर रही थी और जिससे वो डर रहा था। मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने वाली हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उत्साहित हूँ। वह दूसरी तरफ घबराहट में है और मैं समझती हूँ क्यों। मैंने उस महिला पर फोन पर गुस्सा किया था और बहुत बुरी बातें कही थी, और मैं ये भी समझती हूँ कि जब हम आमने सामने होंगे तो उसके लिए ये छुपाना मुश्किल होगा कि उसने मुझे पागल बताया है। कुछ दिन पहले उसने मुझे संदेश भेजा और बताया कि वो फादर्स डे पर लड़कों को लेने आएगा और उन्हें समुद्र तट पर ले जाएगा और वो महिला भी उनके साथ होगी। जब वे लड़कों को लेने आएंगे तब हम थोड़ी बात कर सकते हैं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। असल में मुझे राहत है कि वो लड़कों को अकेले समुद्र तट पर नहीं ले जा रहा। मुझे नहीं लगता वो दोनों को बोर्डवॉक या गेम आर्केड में संभाल सकता है। उसे बहुत चिंता है कि जब मैं उससे मिलूंगी तो मैं कोई तमाशा कर दूंगी। असल में बिल्कुल उल्टा है। मैं खुद जैसी हूँ वैसी ही रहने वाली हूँ, बहुत दोस्ताना और स्वागत करने वाली। मुझे उसे दिखाना है कि मैं वो भावुक और पागल महिला नहीं हूँ जैसी मैं फोन पर और अपने पत्र में थी। मैंने उसे संदेश में बताया कि मैं उसके साथ हाल ही में बने अच्छे संबंध और सहपालन को खतरे में नहीं डालूंगी। उसके शब्द थे, मुझे ये जरूरत नहीं कि तुम हमारे बारे में बात करो, लेकिन क्यों नहीं? हमारा मिलकर बच्चों की परवरिश करना कोई छुपाने वाली बात क्यों होगी? और फिर मुझे याद आया, वो झूठ बोलता है। वो शायद उसे बता रहा होगा कि मैं असंभव हूँ, कि मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ, कि मैं मुश्किल और अनुचित हूँ। अगर मैं उसे और उससे दोनों से शिष्टता से मिलूंगी तो उसका झूठ कैसे टिकेगा? लड़कों ने उसके लिए कुछ बनाया है और मैंने भी लड़कों की तरफ से एक छोटा सा उपहार लिया है। हम ये चीजें उसके सामने और उसके सामने ही देंगे। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखती जिसे क्रूर और पागल कहा गया हो और वह अपने दुश्मन के साथ ऐसा करे तो मुझे भी सवाल होते। मैं लड़कों और उसके लिए यात्रा के लिए स्नैक्स भी पैक कर रही हूँ। मैं यह वैसे भी करती। क्या ये किसी पागल और नफरत से भरे इंसान का व्यवहार लगता है? मुझे तो नहीं लगता। आखिर में, और शायद कुछ लोग इससे सहमत न हो, मैं उससे माफी मांगने वाली हूँ। फोन पर मैंने जिस तरह उससे बात की वो मेरा सबसे बुरा रूप था। मैं उससे दोस्त बनने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन वो कभी न कभी मेरे बच्चों के साथ अकेली होगी, इसलिए मैं ये बच्चों के लिए कर रही हूँ। और मेरा एक स्वार्थी कारण भी है। अगर वो खुश होगी और मेरे होने वाले पूर्व पति के साथ सहज होगी तो वो चाहेगी कि वो उसके साथ दूसरे राज्य में चला जाए, और मैं यही चाहती हूँ। इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे ये योजना खराब हो। मेरी अजीब मुलाकात पिछली पोस्ट के बाद से मेरा दिमाग बहुत व्यस्त रहा है। मैंने कई महीनों तक इस पल की कल्पना की थी, लेकिन अब जब ये सामने है तो मेरे सारे कल्पित दृश्य सस्ती फिल्मों जैसे लगते हैं। कल मैंने तय किया कि मैं इस मुलाकात में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं बस खुद रहूंगी। मैंने बच्चों से उनके पिता के लिए कार्ड बनवाए और फिर मैंने उनसे उसके लिए भी कार्ड बनवाए। उन्होंने अपने बारे में लिखा और बताया कि वे उसके साथ क्या करना चाहेंगे। उन्होंने चित्र बनाए और रंग भरे। सब कुछ ठीक लग रहा था। कल रात मैंने उससे पूछा कि पिकअप का समय क्या होगा। वो डिनर पर था और बोला बाद में बताएगा। सुबह 6:30 तक उसका कोई संदेश नहीं था। मैंने 6:30, 7:30, 8 बजे संदेश भेजा। आखिरकार 9 बजे जवाब आया। 1 घंटे में पहुंचेंगे। अब सवाल था, मैं क्या पहनूं? मैंने अपना सामान्य पहनावा चुना, लेगिंग्स, फ्लिप फ्लॉप और ऑफ शोल्डर टॉप। बाल घुंघराले, हल्का मेकअप। करीब 11 बजे वे पहुंचे। मैं बच्चों और उपहारों के साथ बाहर आई। वो वहां थी, मेरी सीढ़ियों पर खड़ी। एक पल के लिए मेरे अंदर गुस्सा उभरा। मैं कहना चाहती थी, तुमने मुझे इसके लिए छोड़ा? लेकिन मैंने उसके चेहरे पर डर देखा, तो मैंने हाथ बढ़ाया, मुस्कुराई और अपना परिचय दिया। वह हैरान रह गई, जैसे उसने किसी और की उम्मीद की थी। बच्चों ने अपने पिता को उपहार दिए और उसे काट दिए। वह फिर हैरान रह गई। उसका डर धीरे धीरे शर्म में बदल गया, और सच कहूं तो उसे शर्मिंदा देखना उससे लड़ने से ज्यादा संतोषजनक था। कहानी के अगले भाग के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।